हाय फ्रेंड्स, गुरुजी 4.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेमबल प्रस्तावना, जिस पे विस्तृत डिस्कस करेंगे। और हालांकि छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तावना में जैसे आजकल हर बुक्स जो भी पढ़ते हैं, आरबीएससी की हो चाहे एनसीईआरटी की हो, उसके पीछे के पृष्ठ पे लिखी होती है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। तो टॉपिक जरूर छोटा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इससे। तो इस पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे आज। चलते हैं आगे। प्रेमबल प्रस्तावना। सबसे पहले क्या, जेएल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वो उद्देश्य प्रस्तावी जब 22 जनवरी 1947 में पास हुआ था, वही आगे चलकर उद्देश्य का बना था। भारतीय संविधान की रीढ़ है ये। कुछ विद्वान इसको संविधान की कुंजी बताते हैं, कुछ इसको संविधान की आत्मा बोलते हैं। तो अलग अलग जो थिंकर्स हैं वो अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं इसके बारे में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तव में भारत के संविधान की ये आध्यात्मिक या माने तो नैतिक ये मिरर है एक तरह से, कि भारत की जनता ने इसको बनाया है संविधान को। इसकी फर्स्ट लाइन है कि हम भारत के लोग। तो बनाया किसने संविधान को? भारत के लोगों ने। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, वही आगे चलकर उद्देश्य का बना था। अब इसमें जैसे पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक वर्ड आता है। ये वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है। न तो किसी अन्य देश या न तो किसी अन्य देश का डोमिनियन है, किसी अन्य देश के सारे पे नहीं चलता, खुद एक स्वतंत्र है, खुद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं है। एक तरीके से फ्रीडम हो गए पूरे। कि जैसे 1947 से पहले क्या था कि हम उपनिवेश थे, किसके? ब्रिटेन के। लेकिन अब क्या हालात हैं कि जैसे देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश जब फ्रीडम हुआ, उसके बाद से देश खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, किसी अन्य अथॉरिटी के अधीन नहीं है, न किसी अन्य कंट्री का डोमिनियन है। खुद सेल्फ डिसीजन ले सकता है, खुद को क्या करना है, किस देश से क्या संधि करनी है, किससे क्या समझौते करनी है, पूरी तरह फ्रीडम है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसमें कुछ शब्द आते हैं, पंथ निरपेक्ष। ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था 1976, इसके अंदर ये शब्द जोड़ा गया था। 3 वर्ड्स उसमें ऐड किए गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। एक था समाजवाद, एक था अखंडता। ये मूल उद्देश्य काम में ये शब्द नहीं थे। इन तीनों को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, इन 3 वर्ड्स को। इससे पहले तीनों नहीं थे। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है। कि सेक्युलरिज्म एक किसी भी स्टेट के 3 सिद्धांत होते हैं, या तो नास्तिक है, या वो आस्तिक है, या वो किसी में बिलीव नहीं करता। अब आस्तिक किसी राज्य विशेष का कोई विशेष धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान है, बर्मा है, थाईलैंड है, इनके स्पेसिफिक रिलीजन्स हैं। कि श्रीलंका में बुद्धिस्ट को मानते हैं। तो वैसे ही पंथ निरपेक्ष में भारत की क्या प्रकृति है कि अपन कहते हैं या हम सब कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत किसी विशेष धर्म को कोई प्रोत्साहन नहीं देगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे शांति से सुकून से रह सकते हैं।
धर्म के मामले में यहाँ स्वतंत्रता है। तो ये पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि धर्म के मामले में राज्य तटस्थ रहेगा, वो न तो किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन देगा न राज्य का कोई विशेष धर्म रहेगा। समाजवाद, इस देश के अंदर क्या एक होता है समाजवाद में, क्या होता है, एक तो मार्क्सवाद का समाजवाद है, उसमें क्या होता है कि अमीर व गरीब के बीच को खाई नहीं रहनी चाहिए, संसाधनों का समता मूलक समान रूप से वितरण होना चाहिए, कि संसाधन अगर अमीर के पास है तो उनका बंटवारा करके गरीब को दे दो, पूंजीपतियों का धन लेकर और गरीबों को दे दो। तो उस समाजवाद का भारत कतई समर्थन नहीं करता है। भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, मिश्रित समाजवाद है, जहां पूंजीपति वर्ग व गरीब वर्ग एक साथ रहकर संसाधनों का उपभोग करेंगे, अपनी योग्यता के अनुरूप संसाधनों को जुटाएंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। जब भारत में समाजवाद अपनाया गया था तो उसमें मिश्रित था कि भारत में ऐसे नहीं कि संसाधनों को पूंजीपतियों से लेकर और गरीबों को बांट दिया, ऐसा समाजवाद नहीं है, मिश्रित समाजवाद है भारत के अंदर। अखंडता, तो ये तीनों शब्द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि की संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आ गया। तो मेरा मानना यह है कि आपकी प्रत्येक बुक्स के पीछे प्रस्तावना प्रेम्बल निहित है, लिखी हुई है, तो एक बार आप प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लेना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पथ निरपेक्ष समाजवाद जो भी है जितनी लेन है लास्ट में अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में तो प्रेयर्स वगैरह में ये रोज डेली जैसे इसको बोला जाता है, तो इसको आप याद रखना, इसका एक एक शब्द गूढ़ है, अलग अलग अर्थ हैं, इस पे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं अपन, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो यूजफुल है अपन उसी पे डिस्कस करेंगे। आज हम सब उसी पे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं कि जब प्रस्तावना बनी तो एक क्या प्रस्तावना संशोधन हो सकती है, प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है क्या, या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। जब इस पे डिस्कस हुई तो 1960 में एक बेरूवाड़ीवाद आया था, बेरूवाड़ी डिस्कस था। क्या था ये कोई भारत बांग्लादेश से 1958 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक एनक्लेव का समझौता हुआ था, जिसमें कुछ एनक्लेव भारत को दिए गए, कुछ बांग्लादेश को। तो इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया कि हम भारत के लोग हैं, फर्स्ट लाइन क्या है प्रीम्बल की कि हम भारत के लोग, वी आर इंडियंस जो। तो जब ये गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे एनक्लेव का आदान प्रदान कर लिया, जबकि भारत का संविधान कहता है, प्रीम्बल कहती है कि भारत का संविधान हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों की सहमति से थोड़ी उसको चेंज किया गया था एनक्लेव को। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में वाद गया 1960 में, बेरूवाड़ीवाद, जिसमें फिर डिसीजन दिया गया कि ये नहीं बोला, इसमें कहा कि संविधान का भाग नहीं है प्रेम्बल को संविधान का भाग नहीं माना। जब संविधान का भाग नहीं माना तो अमेंडमेंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि भाई संविधान का भाग ही नहीं है, तो फिर अमेंडमेंट करो, जैसे करो, जो इच्छा है। इसलिए बेरूवाड़ीवाद में जब ये हुआ, फिर 1967 गोलकनाथ विवाद, इसमें भी ऐसा कैसा रहा। लेकिन जब 1973 केशवानंद भारती, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसके अलावा कुछ फैसले दिए कि क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है क्या, तो बोला कि बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन प्रेम्बल की बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बिना, अगर जो प्रेम्बल का मूल ढांचा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। और 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था, 1973 केशवानंद भारती केस में। तो उसके बाद से इसको फिर ये आज वर्तमान पोजीशन क्या है कि संविधान का अभिन्न अंग है
और इसमें संशोधन हो सकता है बशर्ते कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का वो प्रभावित नहीं हो। तो अब इसके बारे में आगे देखते हैं स्लाइड में। अभी चर्चा की थी कि ये भारतीय संविधान का धार्मिक नैतिक मूल्यों को उल्लेख करती है प्रस्तावना, और ये इसके बारे में की थी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी। तो ये आप याद रखनी है इसको। अब प्रस्तावना से संबंधित वाद, अभी चर्चा की थी बेरुवारी वाद था 96 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसके बाद फिर और ये भी कहा था प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, मार्गदर्शिका सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना जहां लगे कि संविधान के कुछ बिंदु हैं जो समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रस्तावना उसके लिए एक गाइडेंस का कार्य करती है। संविधान की कुंजी कहा, फिर आया गोलकनाथ 1967 में। इसमें 11 न्यायाधीशों की बेंच। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी संविधान पीठ बैठती है तो उसमें मिनिमम 5 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए, उसी को संविधान पीठ की संज्ञा देते हैं। 5 से अधिक हो सकते हैं। अभी तक सर्वाधिक मैक्सिमम जो पीठ बैठी है वो केशवानंद भारती में बैठी है। इसमें भी ये कहा था, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था किसने? उस समय के न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्लाह। आगे देखो, प्रस्तावना के मुख्य तत्व है। शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं हम भारत के लोग? राज्य की प्रकृति क्या है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये 2 शब्द और आए, लोकतांत्रिक और गणराज्य। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। जब 1949 देश फ्रीडम हो गया था, इसके बाद जब कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली थी तब विवाद उठा था कि भारत अभी भी गणराज्य है। तब उस समय की जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई अथॉरिटी नहीं है, हम स्वेच्छा से इसके सदस्य हैं। तो गणराज्य क्या होता है कि किसी भी राज्य का वहाँ का जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत नहीं होकर वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से यहाँ निर्वाचित होता है, तो गणराज्य है। लोकतंत्र है, जनता सारी जितनी भी जो संप्रभुता है वो किसके हाथों में निहित होती है? जनता के हाथों में। सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। रिसेंटली देखा था बिहार इलेक्शन, काफी इंटरेस्टिंग रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है कि लगभग 202 सीटें एनडीए कोलिशन ने जीती है। तो आम जनता है, पीके की पार्टी थी, जन स्वराज पार्टी, काफी अच्छा ग्राउंड पे कार्य भी किया था, लेकिन जनता है तो जनता जिसको चुनना चाहेगी, जिसके हाथों में सत्ता देगी। यही तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खूबसूरत बात है कि इस लोकतंत्र में जनता जिस पे हाथ रख देती है वही सर्वोच्च है। फिर केशवानंद भारती केरलवाद, इसमें कहा था कि आधारभूत ढांचे को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु उसकी मूल संरचना में नहीं। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है। यह ध्यान रखना कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। अभी चर्चा की थी कि 42 एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 3 शब्द जोड़ गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर ऐसा भूमिवाद 94 में, और फिर LIC 1995 में। इसमें भी यह माना था कि संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें भी संविधान का भाग माना था। संविधान का भाग है, गाइडर क्या रोल करती है, वाद योग्य नहीं है, संशोधन किया जा सकता है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। ये कुछ कथन है जो विद्वान थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ये इनमें से बहुत से जो कथन है वो पूर्व की जो एग्जाम उसमें पूछे भी गए हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, किसने कहा था? अर्नेस्ट वाकर। संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ठाकुरदास भार्गव। संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, N.A. पालकीवाला। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। राजनीतिक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, के मुंशी। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है,
संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। सुभाष कश्यप। संविधान की आत्मा किसने कहा? हिदायतुल्लाह व ठाकुरदास भार्गव ने। उत्कृष्ट गद्य काव्य परिपूर्णता की तस्वीर किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। और सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। संविधान की जड़ें हैं, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जन साधारण में निहित है। ये किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। अब बात करते हैं प्रेमबल की जो शब्दावली, उस पे हम भारत के लोग, इससे स्टार्ट होती है। संविधान के प्राधिकार का स्रोत है, शक्ति का मूल स्रोत भारत की क्या है? जनता है। ये जो हम भारत के लोग हैं, ये यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो यूएनओ के चार्टर से इसको एज इट इज उठाया था। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो फॉर्मर एग्जाम हुई है पहले से, उनमें आया हुआ है। लोग, नागरिक, व्यक्ति शब्द का उल्लेख है, लेकिन जनता शब्द का उल्लेख नहीं है। लोकतंत्रात्मक शब्द है, संघीय शब्द नहीं है। मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द नहीं थे। थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ सार्वभौमिक सत्ता संपन्न भी कहा जाता है। आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं और अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। समाजवादी कि उत्पादन वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, अर्थात सरकार का नियंत्रण हो। भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी। पंथ निरपेक्ष, अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। इस वाद में भी कहा था लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन होता है। इसकी पीडीएफ आपको गुरुजी 4.0 टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। गणराज्य चर्चा की थी कि निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगणत। फिर संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सभी शब्द राज्य की नेचर बताते हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उल्लेखित न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है? 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उससे ली गई है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या कहता है कि यह उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी निहित है। जो नीति निर्देशक तत्व है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो मार्ग, शासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो उसमें भी आर्थिक न्याय की जो थीम है वो निहित है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की 6 प्रकार की, और ये 1901 में 6 प्रकार के। समता, प्रतिष्ठा की क्षमता, अवसर की क्षमता। 1 प्रकार की बंधुता का उल्लेख है। बंधुता क्या होती है कि सभी नागरिक आपसी भाईचारे से, प्रेम से एक साथ रहें, वो बंधुत्व की भावना है। और बंधुत्व की भावना कहां से ली गई है? फ्रांस की रेवोल्यूशन से ली गई है। अखंडता, ये जोड़ा गया था शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी को, संवत क्या था उसमें? काफी बार ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस संवत में अंगीकृत की गई थी। कौन सा संवत था? 2006। लास्ट में 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा पर कृत करना। उल्लेखित शब्दों का सही क्रम क्या है? ये थोड़ा सा क्या, इन शब्दों का क्रम जरूर देख लेना। काफी एग्जाम में इन शब्दों का क्रम एज इट इज पूछ लिया जाता है कि न्याय शब्द, समता, बंधुत्व, ऐसे शब्द दे दिया जाते हैं कि उनका क्रम कैसा था। आगे जब PYQ करेंगे उसमें भी आएंगे। न्याय, गरिमा, अंगीकृत न्याय, फिर स्वतंत्र, समता, अभी इस पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब आगे PYQ कि उद्देश्य, प्रेमबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूर्व की किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो MPPCS हो, HPPCS हो, UPPCS हो, RPSC,
जो टीचर्स हैं फर्स्ट ग्रेड ग्रेड सेकंड, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पे एक एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। देखो अभी चर्चा की थी स्वतंत्रता के बारे में कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, तो कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 विकथन सही हैं? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बिल्कुल सही बात है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा की स्वतंत्रता, चरित्र अवसरों की समानता नहीं थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता थी। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा, ये भी नहीं था। तो कौन सा आया? 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे भी चर्चा की थी कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि संघ का मंत्रिमंडल, सार्वभौमिक विस्तार, ये आ जाएगा इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है, उससे होता है। ये फिर स्वतंत्रता का आ गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, नहीं कि आजीविका की, तो ये क्रॉस हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का निम्न में से किस में उपबंध किया गया है? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि नीति निर्देशक तत्व में भी जो आर्थिक न्याय की थीम है वो निहित है, और प्रेमल में भी है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कहा था कि प्रेमबल एक मिरर है जो भारत के संविधान को दर्शाता? उदारता, समानता, भाईचारे का आदर्श कहां से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। केशवानंद भारती केस में देखो, केशवानंद भारती केस में क्या माना था? कि संविधान का अभिन्न भाग नहीं है, बिल्कुल ये तो गलत बात है, अभिन्न अंग है, ये माना था। क्या माना था? कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इससे पूर्व बेरुवाड़ीवाद था, गोलकनाथवाद था, जिसमें ये कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। लेकिन केशवानंद भारती केस में माना था कि संविधान का भाग है, और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकते, और प्रस्तावना वाद योग्य भी नहीं है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, जनता शब्द नहीं है, तो इसमें यह आ जाएगा। कौन सा एक संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? देखो, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसलिए तो मैंने कहा था कि जो प्रेमबल है ना, वो आपको ऐसी की ऐसी एज इट इज आपको याद रहनी चाहिए। इसको बार बार आप रिपीट करते रहो, रिपीट करोगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगी। तो इसमें संघात्मक, 24वें संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये नहीं जोड़ा गया था, यह आ जाएगा। अच्छा, जोड़े गए थे तो 1, 2 और 3। आगे देखो, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, इनका क्रम देखना है। देखो, जब प्रेमबल की बात की थी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो पहले क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सार्वभौमिक आ गया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो 1, 4, तो इसमें आ जाएगा 3, 4, 1, 2। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बनाना बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, संशोधन नहीं किया सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें 1, 2, 3 आ जाएंगे। आगे देखो, संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। देखो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गई है।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात की गई। किसकी बात नहीं की गई? पुरुष, स्त्री, बच्चों की शिक्षा की। कौन सा भारत की प्रस्तावना में नहीं है? अवसर की समानता है, उपासना की है, व्यक्ति की गरिमा की बात नहीं की गई। भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द विद द पीपुल कहां से ले गए? यूएनओ के चार्टर से। प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो उदारवादी शब्द का यूज नहीं हुआ है। 2-4 बार इसको रिपीट करोगे तो आपको प्रेमबल याद हो जाएगी। सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समता, राष्ट्र की अखंडता की बात की गई है। सामाजिक समानता की बात, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, प्रतिष्ठा की समता, सामाजिक समानता की बात नहीं की गई। तो इसमें यह आ जाएगा ए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही। भारत में अनेक धर्म है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अभी कहते कि राज्य इस मामले में तटस्थ रहेगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं रहेगा, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से आदर देगा। भ्रातृत्व है, जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को आश्वस्त कर सके। एज इट इज लाइन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका उल्लेख किसमें है? प्रेमबल में उल्लेख कर रखा है इसका, प्रस्तावना में। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। किसने कहा था प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है? अर्नेस्ट बाकर। पर जब मैंने कहा था कि जितने भी कथन है उन सभी कथनों को देखेंगे कि किसने क्या कहा था, तो संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट बाकर ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन है, वाद योग्य नहीं है। सही बात है, संविधान का भाग है, बिल्कुल अस्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायक है। व्यक्ति, लोग, नागरिक। देखो अभी चर्चा की थी कि जनता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उल्लेखित शब्दों का सही क्रम है। अखंडता, बंधुता, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता। सबसे पहले आएगा 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा फ्रांस की क्रांति से ली गई है? देखो स्वतंत्रता, समानता, न्याय को छोड़ के, तो 1, 3, 4। जब भी फ्रांस की क्रांति देखते हैं तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये फ्रांस की क्रांति के अहम आधार थे, जिनके आधार पर फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी और विभिन्न देशों में इनसे मार्गदर्शन हुआ था फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना में निम्न में किसका उल्लेख मिलता है? संविधान के प्राधिकार का स्रोत, उद्देश्य, प्रकृति, सभी का मिलता है। प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में उल्लेख है, अभी कहा था कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म प्रकृत हैं। 2, 3 और 1। देखो बार बार अभ्यास करोगे ना तो कोई भी चीज आपके लिए असफल नहीं है। थोड़ा सा प्रयास आप करो, हम करेंगे थोड़ा प्रयास कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, तो आपको अवश्य मंजिल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित भारतीय संविधान की सबसे मुख्य प्रकृति है, तो संप्रभु, ये सारी प्रकृति हैं उसके अंदर, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? संप्रभुता। भारतीय प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका प्रभाव देखने को मिलता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूसी, फ्रांसीसी, सभी देशों का प्रभाव देखने को मिलता है। बार बार प्रयास करो। वो कहते हैं ना कि भटकते भटकते मिली जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो आप फिर प्रयास करो, अगेन ट्राई करो, तो सफलता सुनिश्चित है, बिल्कुल मिलेगी। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की विस्तृत व्याख्या किस भाग में देखने को मिलती है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 नहीं, बिल्कुल नहीं है इसमें, तो ये आ जाएगा। असत्य कथन है, 12 शब्द का उल्लेख 2 बार है। सही बात है। लोक शब्द का उल्लेख 2 बार है, लोक शब्द का उल्लेख 2 बार नहीं है, 1 बार ही है। फिर नागरिक व्यक्ति का 1 बार है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था।
पंथ निरपेक्षता को किस वाद में आधारभूत ढांचा? 1973 केशवानंद भारती केस में पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा माना गया था। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? A.N. पालकेवाला। बहुत बड़े कानूनविद थे A.N. पालकेवाला। उल्लेखित स्वतंत्रताओं का सही क्रम लिखे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो देख लो, सबसे पहले आएगा विचार 5, अभिव्यक्ति 1, विश्वास 5, 1, 3, 4, 2। केशवानंद भारतीवाद में संविधान का भाग माना, सही बात है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, वाद योग्य नहीं है। 1, 2, 3। बेरुवाड़ीवाद था, फिर गोलकनाथ था, और केशवानंद भारतीवाद में माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। निसंदेह कि ये अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया, पूरा लेक्चर, तो प्रस्तावना का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। संविधान का सबसे सम्मानित वाक्य किसने कहा था? यह कथन किसका है? अल्लादी कृष्ण स्वामी ठाकुरदास भार्गव का कथन है। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था? सज्जन सिंह वाद में संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। नेक्स्ट, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। भारत में संप्रभु है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत की जनता यहाँ क्या है? संप्रभु है। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख उद्देशिका में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। अंतिम लाइन यही है, संवत 2006 में किया गया था। किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया था? केशवानंद भारती। ये अभी 2-3 साल पहले 2022 में आया था क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति और रेखांकित की जाती है? थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि भारत एक गणराज्य है। गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो सबसे सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख होता है, तो वो वंशानुगत नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, वहां आज भी जो महारानी है वो वंशानुगत चल रही है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो यहाँ किसकी? गणराज्य की। सही क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा, देखो, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। सबसे पहले क्या आएगा? पंथ निरपेक्ष, फिर न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं? देखो, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, लेकिन भाषा का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। कौन सी हो जाती है? गणराज्य। क्योंकि उससे ये लगता है कि राष्ट्रमंडल देश था, उसमें ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे, तो उन सब उपनिवेशों का एक संगठन बनाया था, कॉमनवेल्थ, और उसकी सर्वोच्च जो शासक था उसको ब्रिटेन की महारानी, जो महाराजा थे, उनको बनाया गया था। तो इससे ये लगा, तो पूर्व में मैंने बताया था कि इससे ये कतई साबित नहीं होता कि भारत भी आज भी उसके अधीन है। भारत किसी का डोमिनेंट नहीं है, भारत ने स्वेच्छा से उसकी सदस्यता ली है, और भारत उनके उन मानदंडों को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। तो आशा करते हैं कि प्रेमबल से संबंधित सभी टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होंगे, और इसको 1-2 बार आप रिपीट कर लेना और आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिलते हैं फिर आगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।